नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, साइंस के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट का यह दूसरा वीडियो है। इसमें हम फिजिक्स के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। पिछले वीडियो में हमने फिजिक्स के ही 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा था। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो अवश्य देखें। तो आइए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। 51वां प्रश्न, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? ये होता है अपकेंद्री बल। अगला प्रश्न, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान बदल जाएगा। द्रव्यमान कभी नहीं बदलता है। जब भी बदलता है भार बदलता है। उसका भार अलग अलग जगह पे चेंज होगा। पृथ्वी पे अलग, चंद्रमा पे अलग, किसी और खगोलीय पिंड पर जाएंगे तो वहाँ अलग, क्योंकि जो भार होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बनता है, वो जी के कारण बनता है। तो इसलिए इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं बदलेगा। आंसर बी होगा। अगला, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है? जब ये लिफ्ट ऊपर की ओर जाएगा तो इस पर जो फोर्स लग रहा है वो mg नीचे की ओर तो लग ही रहा है, लेकिन जब ये गति से ऊपर जाएगा लिफ्ट तो इस पर और फोर्स नीचे की ओर लगेगा। तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो तब भार अधिक महसूस होगा। एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है। कब? जब लिफ्ट त्वरित गति से नीचे जाएगी, जब त्वरण के साथ नीचे जाए। पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण से सबसे नज़दीक है? ये बताया था मैंने पिछले वीडियो में। उसका 1/6 पार्ट है। अगर किसी वस्तु का वजन पृथ्वी पर 60 है तो चंद्रमा पर 10 किलो होगा। लोलक की कालावधि, टाइम पीरियड, आवर्तकाल किसके ऊपर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है लंबाई के ऊपर। इसका फॉर्मूला होता है T = आवर्तकाल = 2π√L/g। L होता है लेंथ। जो सरल लोलक है इसकी जो ये लेंथ है इसी पर डिपेंड करता है कि इसकी आवर्तकाल कितना होगा। ये जितना लंबा होगा उतना ही ज़्यादा ये मूव करेगा, जितना छोटा होगा कम मूव करेगा। तो उसी हिसाब से इसका आवर्तकाल भी बदलता है। तो जो टाइम पीरियड है वो निर्भर करता है लंबाई के ऊपर, लंबाई पर डिपेंड करता है और ग्रेविटेशनल फोर्स पर डिपेंड करता है। तो पृथ्वी पर तो ग्रेविटेशनल फोर्स हर जगह सेम ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है विषुवत रेखा, और विषुवत रेखा पर थोड़ा कम होता है और ध्रुवों पर ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा होता है। लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती है? गर्मियों में सुस्त इसलिए हो जाती है क्योंकि उसकी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। लंबाई बढ़ जाता है तो फिर उसका आवर्तकाल भी बढ़ जाता है। किसी सरल लोलक की लंबाई 4% बढ़ा दी जाए तो उसका आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? फॉर्मूला देखिए, मैंने अभी क्या बताया था, 2π√L/g। L क्या है? रूट में 4% बढ़ा तो 4 का रूट कितना हो जाएगा? 2। तो कितना बढ़ जाएगा? 2% बढ़ जाएगा। तो इसलिए आवर्तकाल कितना बढ़ जाएगा? 2%। पार्श्व विकृति और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को क्या कहते हैं? इसके अनुपात को कहते हैं पॉइजन्स रेशियो, पोवासो अनुपात। वर्षा की बूंद गोलाकार क्यों होती है? ये पृष्ठ तनाव के कारण होती है, सरफेस टेंशन के कारण। तेल दीप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर चढ़ता है? ये केशिकत्व, केश नली में द्रव ऊपर चढ़ता है केशिका क्रिया के कारण। श्यानता की इकाई क्या है? श्यानता की इकाई पॉइज। उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है? उत्प्लावन का सिद्धांत दिए थे आर्किमिडीज। महान वैज्ञानिक आर्किमिडीज संबंधित थे कहाँ से? यह थे ग्रीस के। ध्वनि तरंगों की प्रकृति होती है, ध्वनि तरंग होते हैं अनुदैर्ध्य। अपने उड़ान पथ में अवरोधकों की पहचान करने के लिए चमगादड़ किन तरंगों का, कौन सी एक तरंग का उपयोग करते हैं? चमगादड़ प्रस्रव्य तरंगे का उपयोग करते हैं। प्रस्रव्य तरंगों की आवृत्ति जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। प्रस्रव्य वे ध्वनियाँ हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि तरंगे क्या हैं? लंबवत हैं, अनुदैर्ध्य तरंगे। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? यह है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इस आवृत्ति के बीच के ध्वनि को हम लोग सुन सकते हैं। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। यदि दाब बढ़ाकर दुगना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल क्या होगी? उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दाब बढ़ने से ध्वनि की चाल पर कोई असर नहीं पड़ता है, तो 332 मीटर पर सेकंड ही रहेगी।
ध्वनि की चाल अधिकतम होती है, निर्वात में कभी गलती से भी मत कीजिएगा, निर्वात में ध्वनि चल ही नहीं सकती, ध्वनि को माध्यम चाहिए चलने के लिए। तो ध्वनि की चाल होगी इस्पात में सबसे अधिक, धातु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। वायु में ध्वनि का वेग कितना है? 332 मीटर पर सेकेंड। 100 डेसिबल का शोर स्तर निम्न में से किसके संगत होगा? किसी मशीन की दुकान से आने वाला शोरगुल। यदि सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद किसके अंतर के कारण किया जा सकता है? वह अंतर होता है गुणता के कारण। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से, वायुयान की जो गति होती है वो मैक में मेज़र किया जाता है। एक जेट वायुयान 2 मैक के वेग से हवा में उड़ रहा है। जब ध्वनि का वेग 332 मीटर पर सेकंड है तो वायुयान की चाल कितनी होगी? 664। 1 मैक बराबर होता है ध्वनि का, हवा में ध्वनि का जो वेग होता है उसे 1 मैक कहा जाता है। यहाँ कह रहा है 2 मैक के वेग से, तो हवा में ध्वनि का वेग 332 है तो उसका डबल कर देंगे 664 मीटर पर सेकंड। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है किसके लिए? प्रकाश की गति नहीं, ऊष्मा की तीव्रता नहीं, ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि तरंगे किसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न करती है? प्रतिध्वनि किसके कारण उत्पन्न होते हैं? ध्वनि के परावर्तन के कारण। सोनार, SONAR, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है किसके द्वारा? अंतरिक्ष यात्री नहीं, इंजीनियर नहीं, डॉक्टर नहीं, नौ संचालकों के लिए। ये पनडुब्बियों में सोनार का प्रयोग किया जाता है। किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? ध्वनि स्रोत की जो आवृत्ति होती है उसमें उतार चढ़ाव को डॉपलर इफेक्ट कहते हैं। पास आती हुई रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है? सेम क्वेश्चन है, डॉपलर इफेक्ट्स। केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना है? मानव शरीर का ताप होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। उसमें 273 ऐड कर देंगे केल्विन। 0 डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 273 केल्विन होता है। तो 37 डिग्री, तो उसमें 273 जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 310 केल्विन। 310 केल्विन इसका उत्तर हो जाएगा। कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमापियों में एक ही रहेंगे? यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार यह प्रश्न आया है, IAS के एग्ज़ाम में भी ये आया है। यह होता है -40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला है न्यूनतम संभव ताप क्या है? वो है 0 केल्विन। 0 केल्विन का मतलब हो गया -273 डिग्री सेंटीग्रेड। किसी मनुष्य के शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होता है? 98 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस नहीं कीजिएगा। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप होता है यहाँ 37 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ फ़ारेनहाइट मत कीजिएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड और 98 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठंड के दिनों में लोहे के गुटके और लकड़ी के गुटके को प्रातः काल में छुएं तो लोहे का गुटका ज़्यादा ठंडा लगता है, क्यों? इसका कारण है कि लकड़ी की तुलना में लोहा ऊष्मा का अच्छा चालक होता है। आणविक संचलन के द्वारा ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है? यह होता है संवहन। निम्नलिखित द्रवों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन है? पारा। इसीलिए इसे थर्मामीटर में यूज़ किया जाता है, ताकि ज़रा सा भी गर्मी अगर उसे मिले तो वो उस हिसाब से एक्सपेंड करे, जितना गर्मी मिलेगा उतना वो एक्सपेंड करेगा और फिर बताएगा कि कितना रीडिंग है, कितना बुखार है। अगला है समान मोटाई के कपड़े की 2 परतें उसके दोगुना मोटाई के कपड़े की एक परत से अधिक उष्ण आवरण प्रदान करती है। इसका कारण क्या है? इसका कारण होता है कि दोनों परतों के बीच संपुटित वायु के कारण, और एक ये मोटा कपड़ा हो गया और ये 2 पतला पतला कपड़ा है। अभी इसमें बीच में लेयर है और बीच में क्या है? हवा आ गया। तो हवा क्या है? ऊष्मा का कुचालक है। तो बाहर जो ठंडी या गर्मी है वो बाहर ही रहेगी, अंदर नहीं जाएगी। तो इसलिए 2 जो लेयर होता है वो ज़्यादा प्रभाव करता है एक मोटे लेयर के कपड़े की अपेक्षा। ग्रीष्म काल में हमें सफ़ेद वस्त्र धारण करने की सलाह दी जाती है, क्यों? वे भद्र दिखते हैं, जेंटलमैन नहीं। उन्हें दूर से भी देखा जाता है तब तो लाल पहनते। सफ़ेद वस्त्र ताप का कम अवशोषण करते हैं, इसलिए। न्यून तापमानों का अनुप्रयोग होता है क्रायोजेनिक इंजन। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग किया जाता है अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष विज्ञान में, चुंबकीय प्रोत्थापन में, दूरमीति में। तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती, क्यों?
क्योंकि हवा जो है वो बाष्पीकृत हो जाती है, बाष्पीकरण की दर तेज़ होती है, इसलिए ओस नहीं बन पाती है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ऊर्ध्वपातन। मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि इसका कारण है कि पसीना जो है वो आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं हो पाता है। किसी द्रव का उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं वाष्पीकरण, इवेपोरेशन। जैसे मान लीजिए फर्श पे पानी गिर गया, उसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक तो उसे खौलाते नहीं हैं, लेकिन फिर भी ये पानी सूख जाता है, गायब हो जाता है। तो वो होता क्या है? वो वाष्प में बदल जाता है। तो उस प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं, इवेपोरेशन कहते हैं। वो क्या होता है? इवेपोरेट हो जाता है। पहाड़ों पर पानी निम्नलिखित तापमान पर उबलने लगता है। वो 100 डिग्री से कम पर ही उबलने लगता है, क्योंकि पहाड़ों पर हम जब जाते हैं तो एयर प्रेशर घटते जाता है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे एयर प्रेशर घटते जाएगा। एयर प्रेशर घटेगा तो फिर क्वथनांक भी घटेगा, क्योंकि जो प्रेशर होता है वो प्रोपोर्शनल होता है बॉइलिंग पॉइंट के। प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी घटेगा, प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ेगा। इसीलिए कुकर में प्रेशर बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, खाना आसानी से बनता है। और जब पहाड़ों पर जाते हैं प्रेशर घट जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाता है, तो पानी 100 डिग्री के पहले ही उबलने लगता है, जिससे खाना पक नहीं पाता है सही से। भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? या ऊर्जा संरक्षण के नियम की पुष्टि करता है। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंगें हैं? ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं और प्रकाश तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। अगर कन्फ्यूजन है तो ध्वनि धैर्य और प्रकाश प्रस्थ, इस तरह से बिल्कुल आसानी से याद रखें। प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, कैसी होती है? तरंग एवं कण दोनों के समान। ये थे दोस्तों फिजिक्स प्रैक्टिस सेट के 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसी तरह से एक एक करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस तरह से साइंस के अलग अलग पोर्शंस के प्रश्नों को हम एक एक करके कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।